नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। देश में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 2,94,000 के पार केस आए। 2,000 मरीजों की मौत भी हुई है। 1,66,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 62,000 मामले सामने आए हैं। वहीं 519 मरीजों ने दम तोड़ा है। 54,000 मरीज ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में कड़े प्रतिबंधों के बावजूद कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। राज्य में हर दिन कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। इसकी अधिकृत घोषणा अभी नहीं की गई है। नए दिशा निर्देश के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य में लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं। दिल्ली में कोरोना के अब तक सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 28,395 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 270 लोगों ने जान गंवाई। देश में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर आई है। जो पीड़ा आप सह रहे हैं, मुझे उसका एहसास है। पीएम मोदी ने कहा कि हम हौसले और तैयारों के साथ ये जंग जीतेंगे। पीएम मोदी ने सभी कोरोना योद्धाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि बीते दिनों में जो कदम उठाए गए हैं उससे स्थिति सुधरेगी। पीएम मोदी ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है। हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। राज्यों को ऑक्सीजन पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश का फार्मा सेक्टर मजबूत है। हम दवाइयां कंपनियों से हर संभव मदद ले रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। भारत में 2 कंपनियों की वैक्सीन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। दुनिया में सबसे तेजी से फैल रहे पहले 10 करोड़, फिर 11 करोड़ और 12 करोड़ डोज दिए गए। पीएम मोदी ने कहा कि हमने इससे हौसला मिलता है कि देश की जनसंख्या के बड़े हिस्से को वैक्सीन लग चुकी है। पीएम मोदी ने देश को लॉकडाउन से बचाने के लिए कहा, राज्य अंतिम विकल्प के तौर पर रखें लॉकडाउन। बढ़ते कोरोना केस के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया केंद्र सरकार का बचाव। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, पीएम मोदी कोरोना योद्धा की तरह दिन रात बैठक कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा की बात कार्यक्रम के तहत प्रदेश के लोगों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि लोगों को कोरोना से बचकर रहना चाहिए। प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन जैसे हालात नहीं। सीएम मनोहर लाल ने मजदूरों से अपील की है कि श्रमिक हरियाणा छोड़कर न जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में के अस्पतालों में बेड की कोई कमी नहीं है, न ही ऑक्सीजन की कोई कमी है। सीएम ने कहा कि कोरोना के मरीज होम आइसोलेशन में रहें, घर में रहकर कोरोना से बच सकते हैं। सीएम ने कहा कि निजी अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है, यह सुनिश्चित किया जाए। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि 40,000 टेस्ट प्रतिदिन हो ऐसा हमने तय किया है। 33 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 131 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। बाजार में भी वैक्सीन उपलब्ध होगी। सीएम ने लोगों से अपील की है कि कोविड के नियमों का लोग पालन करें। फसल खरीद को लेकर सीएम ने कहा है कि लगभग 60 लाख टन की आवक हुई है और किसानों के खातों में सीधे पे मिल गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना मरीजों की जानकारी ट्वीट पर साझा की। विज ने ट्वीट कर लिखा है कि हरियाणा में कुल 42,000 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें 30,000 कोरोना मरीज आइसोलेट हैं। स्वास्थ्य मंत्री विज ने लिखा कि हम सभी को देखभाल कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम हर 2 दिन में मरीजों के घर विजिट कर रही है। उन्हें जरूरी दवाइयां और सुविधाएं मुहैया करा रही है। हरियाणा में रेमडेसिविर इंजेक्शन का कालाबाजारी रोकने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री विज ने सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस ने हाल ही में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि आपदा के समय में कोई भी कालाबाजारी या फिर मुनाफाखोरी करता है तो उसे सलाखों के पीछे डाला जाएगा। विज ने चेतावनी दी है कि ऐसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अगर डॉक्टर कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को बिना कोविड टेस्ट के इलाज करेंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। विज ने बताया कि इसके लिए सरकार ने आदेश जारी किए।
हरियाणा में कोरोना के नए स्ट्रेन के 200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। सूबे में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि इन मामलों को लेकर किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना काल में लोगों की सेवा करने का फैसले का ऐलान किया है। धनखड़ ने घोषणा की है कि 14 घंटे सभी जिलों में मेडिकल हेल्पलाइन शुरू रहेगी। धनखड़ ने कहा है कि हर जिले में पर अलग हेल्पलाइन नंबर होगा। धनखड़ ने कहा कि जिन लोगों को मेडिकल हेल्पलाइन चाहिए, जैसे बेड नहीं मिल पा रहे हैं, दवाई नहीं मिल पा रही है, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर चलाए गए। धनखड़ ने कहा है कि एक और हेल्पलाइन चलाई जाएगी जिसका नाम आपूर्ति हेल्पलाइन होगा। पूरे परिवार के इन्फो डेटा होने के बाद हमारे कार्यकर्ता तमाम जरूरत की चीजों पर उन्हें पहुंचाएंगे। धनखड़ ने कहा है कि सांसद और विधायकों को भी मदद के लिए कहा कि टीम का गठन कर मदद के लिए आगे आए। युवा मोर्चा प्लाज्मा बैंक की भूमिका को पूरा करेगा। युवा मोर्चा के प्लाज्मा बैंक की डायरेक्टरी तैयार की। गुरुग्राम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान को निंदनीय है। प्रवासी मजदूरों को पलायन को लेकर शैलजा ने कहा है कि मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के पास कोई योजना नहीं है। पिछले साल भी प्रवासी मजदूरों की मुसीबत थी। किसान आंदोलन को लेकर शैलजा ने कहा है कि बीजेपी नेता आम लोगों के बीच नहीं जा पा रहे हैं। किसानों ने बीजेपी को आईना दिखा दिया। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने कहा है कि बीजेपी की नीतियों ने देश को इस हाल में पहुंचा दिया है। देश में करीब 70% वैक्सीन हो चुकी है। हमारे पीएम के पास वैक्सीनेशन को लेकर कोई विजन नहीं है। रेवाड़ी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते ऑक्सीजन की मांग को लेकर मरीजों के परिजन जिला सचिवालय पहुंचे। वहीं जो मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं उनके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई कुछ समय के लिए बची है। पहले रेवाड़ी जिले के सभी अस्पतालों में राजस्थान के भिवानी से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही थी, लेकिन करीब 5 दिन से भिवानी से ऑक्सीजन सप्लाई बंद है। जिला प्रशासन का कहना है कि पानीपत से ऑक्सीजन की सप्लाई मिल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिले में 100 सिलेंडर ऑक्सीजन प्रतिदिन की डिमांड है, लेकिन अब ये संख्या डबल हो गई है। गुरुग्राम में 2344 नए केस मिले। जिले में 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं 800 से ज्यादा रिकवर हुए हैं। वहीं 14,270 कुल कोरोना एक्टिव। रेवाड़ी में सार्वजनिक जगहों पर भीड़ के चलते कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत हुई है। जिले में कुल एक्टिव केसेस 300 के पार। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में 8 सीनियर डॉक्टर्स समेत 14 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए। सीएमओ ने लोगों से गाइडलाइन की पालन करने की अपील की। बढ़ते कोरोना केस को लेकर हरियाणा सरकार ने रोडवेज के लिए कुछ स्पेशल हिदायतें जारी की हैं। बसों में बैठने वाली सवारियों को कोविड नियमों के पालन करना होगा। बस में 50% यात्री ही सफर कर सकेंगे। हालांकि सड़क पर सरकार ने कोरोना नियम दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। कंडक्टर का कहना है कि हम लोग एक सीट छोड़कर बैठने की अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। बस कम होने से सवारियां बढ़ रही हैं। रोडवेज बसों में आदेशों की धज्जियां उड़ाने को लेकर अंबाला रोडवेज जीएम का कहना है कि लापरवाही की बात उनके संज्ञान में आई है। मामले में जल्द सख्ती की जाएगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते हरियाणा रोडवेज ने गोहाना से हरिद्वार, देहरादून और कोटा जाने वाली बसों को आगामी आदेशों तक बंद कर दिया है। बस सेवा बंद होने से इस रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस सेवा बंद होने से रोडवेज विभाग को भी रोजाना हजारों रुपए का घाटा हो रहा है। दिल्ली में लॉकडाउन लगने से गोहाना से दिल्ली और आगरा और जयपुर रूट पर चलने वाली बसें भी बंद हो सकती हैं। बढ़ते कोरोना केस को लेकर अंबाला रेलवे प्रशासन अलर्ट है। यूटीएस काउंट प्लेटफॉर्म नंबर 1 के मुख्य पॉइंट पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। महिला और पुरुष टीटी की टीम तैनात कर दी गई है। जीआरपी और आरपीएफ के जवान भी रेलवे स्टेशन पर लगातार लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं। साथ ही मास्क न पहनने वालों को चालान काटे जा रहे हैं। दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन के बीच दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से सख्ती बढ़ाई गई है। फरीदाबाद से दिल्ली जाने वाले वाहन चालकों को रोककर उनसे दिल्ली जाने का कारण पूछा जा रहा है।
बाहर से दिल्ली आने वालों के लिए मूवमेंट पास मांगा जा रहा है। बिना वजह दिल्ली में एंट्री करने वालों को वापस फरीदाबाद की तरफ भेजा जा रहा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली से फरीदाबाद जाने वाले लोगों के लिए नाकेबंदी कर दी गई है। कैथल में 24 घंटे में 100 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 19 दिन में 5वीं बार 100 से ज्यादा केस मिले। नरवाना में कोरोना बेकाबू हो गया है। एक दिन में 92 नए मरीज सामने आए हैं। सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। कोरोना से अब नरवाना में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में गुरुग्राम जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 1800 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में भी 1000 से ज्यादा केसों की पुष्टि हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते भिवानी पुलिस अलर्ट मोड पर है। पहले गांधीगिरी के जरिए लोगों को समझाया जा रहा है। वाहन चालकों का मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पुलिसकर्मी गली गली जाकर लोगों को, खासकर दुकानदारों और ग्राहकों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पहले लोगों को समझाया जा रहा है, उसके बाद चालान काटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अंबाला पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की। रात के समय अंबाला पुलिस ने जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान विनोद कुमार ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के समय में घर से बाहर घूम रहे युवाओं से दंड बैठक लगवाई। पुलिस की माने तो दंड बैठक केवल इसलिए करवाई गई है ताकि युवाओं को आसान एहसास हो कि वो नियमों को ताक पर रखकर जान से खेल रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने अन्य वाहनों को भी चेकिंग की और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की है। वहीं कैंट डीएसपी व थाना प्रभारी भी चेकिंग कर रहे हैं। सरकार के आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। रही बात तो किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश भर में लगाए गए नाइट कर्फ्यू की सिरसा में सख्ती से पालना करवाने के लिए पुलिसकर्मी जुटे हुए हैं। आने जाने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि वे 10 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक अनावश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर न निकलें। जो लोग नहीं मान रहे उनका चालान काटा जा रहा है। डीएसपी ने भी शहर का राउंड लगाया और संदेश दिया कि नाइट कर्फ्यू की पालना हर हाल में की जाए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। फरीदाबाद में अब रक्तदान शिविर लगाना आसान नहीं होगा। सरकार ने रक्तदान शिविर को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत सरकारी अस्पताल के साथ साथ जिला उपायुक्तों से अनुमति लेनी होगी। रक्तदान शिविर के लिए सारा ब्यौरा जमा करना होगा। दरअसल बीते दिनों रक्तदान शिविर में एकत्रित किए गए रक्त के व्यर्थ जाने के मामले सामने आए हैं। सरकार ने ये कदम उठाया। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इंडिया न्यूज हरियाणा को फसल खरीद को लेकर जानकारी दी। दलाल ने कहा है कि 10-12 दिन के अंदर ही 60 लाख मीट्रिक टन की अराइवल हुई है। जेपी दलाल ने कहा है कि 70% फसल को कट्टों में भरवा दिया गया है। भरे हुए कट्टों को भी 60% तक लिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान के खेतों में 1,500 करोड़ की पेमेंट जा चुकी है। कृषि मंत्री के मुताबिक आड़तियों को सिर्फ आड़त मिलेगी और किसान को उसका पूरा पैसा मिलेगा। डीसी को भी आदेश दिए गए हैं कि अगर किसी मंडी में लिफ्टिंग कमजोर है तो कोई भी निर्णय ले जिससे काम तेज गति से हो। जेपी दलाल ने विपक्ष के गेहूं प्रोक्योरमेंट में घोटाले का आरोप पर कहा है कि कुछ लोगों को घोटाला ही नजर आता है। ये अपनी मानसिकता है। विपक्ष को सिर्फ बयान देना है और उल्टी सीधी बातें कहने की आदत है। जेपी दलाल ने कहा कि सरसों की खरीद भी हमने दोगुने दाम पर की है, जिसका रेट 6,000 है। दक्षिण हरियाणा में कुछ जिलों में बाजरा 2150 रुपए में खरीदा, जिससे सरकार को 1,500 करोड़ का घाटा हुआ है। फतेहाबाद में किसानों ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही लघु सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान नेताओं ने कहा कि दुष्यंत चौटाला पत्र लिखने के केवल ड्रामा कर रहे हैं। अगर वो किसानों के सच्चे हितैषी हैं तो नरेंद्र मोदी को किसानों के पक्ष में इस्तीफा सौंपें। किसानों के द्वारा संपत्ति क्षति विधेयक को वापस लेने की भी मांग की गई।
कैथल में किसान कर्मचारियों और मजदूरों ने हनुमान वाटिका में इकट्ठा होकर रोष मार्च निकाला। किसानों ने संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा है कि ये लोकतंत्र पर कुटाराघात है। किसानों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये कानून 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को कुचलने के मकसद से दमनकारी कानून लाया गया है, जो अपने आप में औपनिवेशिक रूप जैसा है। सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर किसानों ने क्षतिपूर्ति कानून के खिलाफ धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने हरियाणा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। करनाल में किसान संगठन, ट्रेड यूनियंस, कर्मचारी संगठनों ने क्षतिपूर्ति कानून को निरस्त करने की मांग की है। तमाम किसानों और संगठनों ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ राज्यपाल के नाम प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसान नेताओं का कहना है कि हरियाणा सरकार ने क्षतिपूर्ति काले कानून जो लागू किए गए हैं, ये सरकार 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से दमनकारी कानून लेकर आई है। कुरुक्षेत्र में किसानों ने डीसी से मुलाकात कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविंद्र तोमर के रवैये को लेकर शिकायत की है। किसानों का आरोप है कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरोना नियमों पर समझौता कर रही हैं। किसानों का कहना है कि पुलिस अधिकारी बीजेपी के कार्यक्रमों में कोरोना नियमों को ताक पर रखकर अनुमति दे रहे हैं। वहीं किसानों को कोरोना के नियमों के नाम पर परेशान किया जा रहा है। हरियाणा की मंडियों में शनिवार और रविवार को बंद रही गेहूं खरीद फिर से शुरू करवा दी गई है। मंडी में 2 दिन बंद होने से आढ़ती और किसान दोनों राहत मिली। आढ़तियों का कहना है कि खरीदा हुआ अनाज एकत्रित हो गया, उठान नहीं हो पा रहा था, इसलिए जिसके चलते मंडी में और गेहूं खरीदने के लिए की जगह नहीं बची, लेकिन सभी समस्या समाप्त हो गई है। फतेहाबाद की अनाज मंडी में बारिश से गेहूं भीग गए हैं। बारिश से बचने को लेकर मंडी प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किए। 3-4 दिन पहले भी बारिश में फसल भीगी थी, लेकिन मंडी प्रशासन ने लापरवाही दिखाई। गोहाना के खेड़ी दमकन गांव में खेतों में लगी आग से 30 एकड़ फसल अवशेष जलकर खाक हो गए। किसानों का कहना है कि फसल अवशेष से चारा बनाया जाना था। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए गठित कार्यकारी समिति की पहली बैठक हुई। गेम्स के 4थे संस्करण का आयोजन हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, शाहबाद और दिल्ली, चंडीगढ़ में आयोजित होगा। 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अंडर 18 कैटेगरी के खेल आयोजित किए जाएंगे। साथ ही ब्रिक्स गेम्स 2021 के कुछ खेलों का भी आयोजन खेलो इंडिया के साथ करवाया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि खेलो इंडिया गेम्स के लॉन्च समारोह का आयोजन कोविड-19 के नियमों की अनुपालना करते हुए किया जाएगा। इस समारोह में प्रतिष्ठित खिलाड़ियों व जिन राज्यों के पारंपरिक खेल का प्रदर्शन किया जाएगा। चरखी दादरी में अनजान शख्स से रोडवेज डिपो पर महाप्रबंधक को धमकी भरा खत छोड़ा। खत के जरिए रोडवेज महाप्रबंधक ने 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। मामले में जीएम दादरी ने पुलिस अधीक्षक की शिकायत दी है। साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। खत में बिश्नोई गैंग लिखा हुआ बताया गया। करनाल के गांव काचवा में एक महिला की सोने की बालियां छीनकर भागने वाले शख्स को पकड़ा गया। वारदात के वक्त महिला के शोर मचाने से लोगों ने स्नेचर्स को पकड़ लिया और जमकर पीटा। स्नैचर की पिटाई के बाद गांव के लोगों ने उसे सीआईए के हवाले कर दिया। आरोपी युवक पानीपत के पास गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। नूह थाना क्षेत्र के गांव में एक शख्स का शव बरामद हुआ है। शख्स के सिर पर गोली लगी हुई है। शख्स के परिवार वालों का आरोप है कि पैसों के लेन देन के चलते ससुराल वालों ने दामाद को गोली मारी। नूह पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं लड़के के परिजनों के आरोप के मुताबिक पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तावड़ू क्राइम ब्रांच की टीम ने मुठभेड़ के बाद 50,000 रुपए के इनामी बदमाश समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों से एक देसी कट्टा, पिस्टल और रौंद बरामद की।
बदमाश जावेद उर्फ जावेद को पुलिस मुठभेड़ के बाद दीवार कूदकर भागने के कारण चोट लगी, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। झज्जर कोसली रोड पर ट्रक चालक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की परिजन गांव ढाकला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मनोज कुलाना गांव के पास किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और ड्यूटी पर जाने के लिए गांव से निकला था। पुलिस ने मनोज के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया। सिकंदरपुर गांव के पास फतेहाबाद की ओर से आ रही रोडवेज बस की बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं लंबी दूरी तक बाइक के घसीटने से बस में आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बस में आग लगते ही सभी सवारियां बस से उतर गईं। सभी को सकुशल दूसरी बस में बिठा दिया गया। टोहाना में गेहूं की खरीद मामले में मार्केट कमेटी ने एक्शन लिया है। कमेटी ने सख्त कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी करने वाले आढ़तियों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। दरअसल नांगला गांव में बने गेहूं की खरीद केंद्र पर समेंड गांव में के एक किसान ने मोहन सज्जन फार्म पर गेहूं की तुलाई में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था और वीडियो भी वायरल हुआ था। इस मामले में जब मार्केट कमेटी ने जांच की तो वीडियो सही पाया। वीडियो के आधार पर मार्केट कमेटी के सचिव ने अतिरिक्त सचिव, सुपरवाइजर और ऑक्शन रिकॉर्डर की टीम बनाकर जांच की। वहीं 354 बैग तोले गए और 1 क्विंटल 60 किलो की हेराफेरी सामने आई है, जिसके बाद मार्केट कमेटी ने आढ़ती का लाइसेंस रद्द करते हुए 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। पिछले 15 दिन में करीब आधा दर्जन लोगों के साथ मारपीट की गई है। लोगों का कहना है कि इस बार में पुलिस को भी शिकायत दर्ज कराई गई। पंचकुला के यमुनानगर नेशनल हाईवे पर चलती कार में बोनट में अचानक आग लग गई। रास्ते से गुजर रहे ऑटो चालक ने ऑटो से पानी निकालकर आग पर काबू पाया। इंद्री में दुर्गाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इंद्री में देवी मंदिर में सुबह से ही पूजा अर्चना की गई। कैथल में दुर्गाष्टमी के मौके पर कंजक पूजन किया गया।